सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। जंग जियो ग्रुप के मालिक मीर शकीलुर रहमान का 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। एहतसाब अदालत की जानिब से 25 मार्च को उन्हें दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया है। मीर शकीलुर रहमान ने वकील भी कर लिया है एतजाज़ अहसन साहब को, और उन्होंने दलाइल देना भी शुरू कर दिए। तैयारी के लिए वक्त भी मांग लिया। उन्होंने ये भी कहा कि उनको उनके क्लाइंट से मुलाकात करने की इजाज़त जाए। ये इजाज़त भी उनको मिल गई और एतजाज़ अहसन साहब ने वो बातें दोहराई हैं जो कि मीर शकीलुर रहमान साहब की तरफ से या उनके मीडिया हाउसेस की तरफ से चलाई जा रही हैं कि उन्होंने ये ज़मीन LDA से ख़रीदी, LDA से नहीं ख़रीदी, किसी प्राइवेट पर्सन से ख़रीदी। ये केस बनता ही नहीं है क्योंकि वो कभी किसी सरकारी ओहदे पर नहीं रहे। और इस तरह के जितने भी उनके डिफेंस में बातें थी जो पहले ही मीडिया में आ चुकी हैं, वही बातें एतजाज़ अहसन साहब ने भी की हैं। एतजाज़ अहसन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े वकील हैं। तो ये भी बात सामने आ रही है कि उन्होंने एक बड़े वकील को किया है। लेकिन अभी 25 मार्च को अब देखते हैं कि क्या दलाइल दिए जाते हैं। और अब मीडिया में तस्वीरें भी गर्दिश कर रही हैं जब मीर शकील सलाखों के पीछे खड़े हैं। लेकिन एक ख़ास बात भी हुई है कि जियो में एक प्रोग्राम में नाम ले दिया गया है एक, और वो नाम है असद खरल साहब का। क्यों उनका नाम लिया गया है और आज की डेवलपमेंट्स इस पर क्या हैं, इस पर असद खरल साहब से भी बात करेंगे, बाबर डोगर करेंगे। लेकिन आज के हम डेवलपमेंट्स पर पहले रिपोर्ट देख लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। असद खरल साहब, ये क्या मामला है? आपका क्यों नाम लिया जा रहा है जंग जियो ग्रुप की तरफ से? ये क्या वजह है? और ये जो एतजाज़ अहसन साहब ने जो मीर शकील के दिफा में बातें की हैं, इस पर आप क्या कहते हैं कि उन्होंने तो LDA से ज़मीन नहीं ली, उन्होंने किसी प्राइवेट बंदे से ली है, वो ताउन कर रहे थे, फिर उनको क्यों गिरफ़्तार कर लिया गया? और ये जो सारा केस है यही उन्होंने कहा कि गैर कानूनी। देखिए, दो चीज़ें हैं उसामा साहब। एक तो मेरा ख्याल है मीर शकीलुर रहमान साहब को और मीर इब्राहिम रहमान साहब को बड़े गौर से सुनते हैं वो प्रोग्राम। तो मेरा ख्याल आप भूल गए हैं मीर साहब, कराची की वो 9 साउथ कोर्ट के अंदर जो आपकी पेशियां लगते हैं वो भूल गए हैं। आपने उस वक़्त भी जंग में मेरे ख़िलाफ़ 2 खबरें लगाई थी और उसके ऊपर मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ, मैंने केस किया और कितने साल आपकी पेशियां होती रही। फिर सिंध हाई कोर्ट में आप गए, वहाँ से भी आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया। फिर सुप्रीम कोर्ट गए, उसके भी आपके ख़िलाफ़ आया। अब उस कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है वो मैंने आपके ऊपर हत्या इज़्ज़त का दावा किया था। एक तो आप ये गलत खबर चला रहे हैं, दूसरा आप जिस तरीके से इल्ज़ाम लगा के हर्जा सराई कर रहे हैं, इसके लिए भी आप तैयार हो जाएं। और पहले तो शायद आपकी जान 2-3 साल बाद छूट गई, तो अब मैं देखता हूँ आप कैसे बचते हैं। क्योंकि जो आप गलत दशनाम तराजी करेंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे, वो ख़बर छापेंगे या कोई चीज़ चलाएंगे प्रोग्राम में, तो आपको पता है मैं तो एक रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करने वाला बंदा हूँ। तो मैं जो भी फॉरम है उस पर जाऊँगा और मैं इस मामले में आपसे पूछूँगा कि आप ज़रा क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो मेरी क्वेश्चन आपने उठाने की कोशिश की है उसका आपको जवाब देना होगा। दूसरी बात, आपने जो उसामा साहब कहा, इनके वकील साहब ने आज जो एहतसाब अदालत के अंदर जो बात की और जो उनका रिमांड हुआ 12 दिन का, 25 मार्च को दोबारा उनको पेश किया जाएगा। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है, पैमरा कहाँ है कि इस चैनल के ऊपर जिनका एडिटर इन चीफ चैनल और अखबार का जो ग्रुप का है मालिक है, उसके जो लोग हैं, मुलाजिम हैं, वो कह रहे हैं जी हब्से बेजा में रखा हुआ है मीर साहब को। यानी जिस बंदे का अदालत 12 रोज़ का जिस्मानी रिमांड पे उनको हवाले कर रही है, वो हब्से बेजा में बात कर रहे हैं। आज 4 सफ़े का जो तफसीली फैसला अदालत ने जारी किया है, उसके मुताबिक मैं छोटा सा आपको पढ़ देता हूँ। रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि मियाँ नवाज शरीफ ने मीर शकील रहमान को 54 प्लाट दिए। ये तहरीरी फैसले के कंटेंट्स में पढ़ रहा हूँ। अच्छा। उर्दू में नाज़रीन की आसानी के लिए 4 सफ़े का चौधरी अमीर मोहम्मद खान जो अकाउंटेबिलिटी का कोर्ट के जज मियां नवाज शरीफ ने दिए हैं। हाँ जी, मीर शकील रहमान ने मुख्तार आम के जरिए एग्जाम्पशन पर प्लाट हासिल किए। तहरीरी फैसला, मियां नवाज शरीफ ने मीर शकील रहमान को मोहम्मद अली के मुख्तार आम पर 30% कोटा पर प्लाट अलाट किए। पब्लिक ऑफिस होल्डर की जानब से 30% कोटा पर प्लाट अलाट करने का मामला काबिल तहकीकात है।
अदालती फैसले का मतन। अगर जुर्म जाहिर होता है तो 34 साल पुराना मामला नैब के स्कोप से बाहर नहीं है। यह तहरीरी फैसला है। तफ्तीशी अफसर को नवाज शरीफ की जानिब से मीर शकील और रहमान को एग्जाम्पशन पर मिलने वाले प्लाटों की तहकीकात के नतीजे के लिए वक्त की ज़रूरत है। तहरीरी फैसला मुलजम का पहला रिमांड है जिसमें इसकी गहराई तक जाने की ज़रूरत है। चेयरमैन नैब का सवाबदीदी इख्तियार है कि मुनासिब मवाद होने की सूरत में मुलजम की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर सकता है। रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि मुलजम मीर शकील रहमान नवाज शरीफ की जानिब से मिलने वाली गैर मामूली एग्जाम्पशन पर वजाहत देने का पाबंद है। मुलजम का मुकदमा खारिज करने की सदा कबल अज वक्त है। अदालती फैसला जो आज के जो फैसला है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अदालत का मुलजम को सुनने के लिए मावनत देने वाली सोने के लिए मावनत देने वाली मशीन फराम करने की दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक अब ये अजीब सी लोरी देने वाली मशीन अब जाएगी मुलजम के पास। ये तो मैं हैरान हूँ। अदालत का मुलजम को अद्वियात, घर का खाना और मेडिकल करवाने की दरख्वास्त पर भी कानून के मुताबिक अमल दरामद करने की। और मैं अगली बात बता दूं कि खुराक और अद्वियात के हवाले से मीर साहब ने जनाब कहा जी मैंने आपकी उसको ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया है। और एक और एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट नाजरीन वन पेजर में आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पे भी प्रोड्यूसर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। चल रहा है। ये है ग्राउंड फॉर अरेस्ट। नहीं जी, ये ग्राउंड फॉर अरेस्ट है कि मीर शकील रहमान साहब को किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। ये है वो ग्राउंड फॉर अरेस्ट। ये नवाज शरीफ वाले जराए नहीं जो कभी नजर ही कहीं नहीं आए। उसमें लिखा है द इंक्वायरी कंडक्टेड सो फार द रिवील्ड सफिशिएंट एविडेंस टू प्रूव इन्वॉल्वमेंट ऑफ मीर शकील रहमान। आगे उनकी डिटेल लिखी हुई है और आगे लिखा है इन द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 9A। ये इनके बड़े लीगल एक्सपर्ट भी बनते हैं ना जो टीवी पे बैठ के वहां पे भाषण दे रहे होते हैं ताकि वो पढ़ लें। 9A ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 99 फॉलोइंग फैक्ट्स फ्रॉम बेसिस फॉर इमीडिएट अरेस्ट ऑफ द अक्यूज। जो उनकी फौरी गिरफ्तारी का बाइस बनी वो क्या चीजें थी। नंबर 1, अक्यूज मीर शकील रहमान इन कनाइमस विद, उन्होंने मिली भगत से ऑफिसर और ऑफिशियल ऑफ LDA, एक्स चीफ मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ और दीगर जो हैं इलीगली गैर कानूनी तौर पर 54 प्लाट लिए। हर प्लाट जिसका एक कनाल का साइज है। कनाल बैंक पर H ब्लॉक में 8H जौहर टाउन में इन शीर वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एग्जाम्पशन पॉलिसी की जो शरीयन खिलाफ वर्जी थी उसके हिसाब से लिए। 1986 ये जो फॉर्मुलेटेड फॉर जो जौहर टाउन की स्कीम के हवाले से जो एग्जाम्पशन उसके अगेंस्ट 180 कनाल ज़मीन ऑफ लैंड एक्विजिशन इन मौजा ठोकर नियाज बेग की वो इधर लाई गई। 86 में 81 में एक्वायर हो चुकी है, आप लीगली हो नहीं सकती, लेकिन इन्होंने 86 में इधर 180 कनाल का खाता फिट किया नियाज बेग का। फिर अक्यूज गॉट अलॉटेड प्लॉट्स इन शीर वायलेशन ऑफ एग्जाम्पशन पॉलिसी। जो उनको प्लॉट मिले गए वो भी वायलेशन थी एग्जाम्पशन पॉलिसी की और गैर कानूनी तौर पर उन्होंने हासिल किए। हर प्लाट जो एक कनाल का था और जो कंपोजिट ब्लॉक के अंदर प्राइम लोकेशन में उनको दिए, ये भी गलत काम हुआ। फिर द अक्यूज इन क्राइम्स विद द को अक्यूज, दीगर जो शरीक मुलजमान है उनकी मदद से दो उन्होंने जो गलियां हैं और ब्लॉक जो है उसके रास्ते जो थे सारे वो भी बंद करके वो भी इन प्लॉट के अंदर उन्होंने गैर कानूनी तौर पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन के बारक्स थी वो भी शामिल कर ली। इन ऑर्डर टू छोटा सा इन ऑर्डर टू कवर हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, स्किन सेव करने के लिए अक्यूज इन क्राइम्स विद दीगर मुलजमान की मिली भगत से ट्रांसफर कराई एग्जाम्प्टेड जो प्लॉट थे किसके नाम, अपनी बीवी और छोटे बच्चों के नाम, फिर उनको अपने नाम पे ट्रांसफर करा लिया। आगे द लैंड एक्वायर्ड वाज, ये जो 3 टुकड़ों में थी, 3 चंक्स में थी इन शीर वायलेशन ऑफ, ये फिर कंपोजिट ब्लॉक में इकट्ठी करके दे दी गई उनको, ये भी वायलेशन थी। दैट एज एग्जाम्पशन पॉलिसी द ओनर्स आर इंटाइटल्ड टू मैक्सिमम 15 प्लाट ले सकते थे एक कनाल के, बट अक्यूज ने जनाब ये 54 कनाल ले ली, ये भी गलत थी, स्ट्रीट उसने डाल ली। फिर फर्दर द अक्यूज इन क्राइम्स विद को अक्यूज पर्संस गॉट अलॉटेड एक्सेस लैंड, जो है ज्यादा जो लैंड है वो भी ले ली। प्राइसेस जो है थ्रो अवे पे ली उन्होंने और इलीगल उन्होंने बेनिफिट भी हासिल किए। और अक्यूज मीर शकील रहमान ने इन्फ्लुएंशियल है, चूंकि सुन ले इन्फ्लुएंशियल है और टेम्पर कर सकते हैं रिकॉर्ड को, प्रोसिक्यूशन का रिकॉर्ड जो उसको जाया कर सकते हैं और इसलिए और वो ब्रूने मुल्क फरार भी हो सकते हैं, इसलिए उनकी फौरी गिरफ्तारी जो है। बाबर डोगर साहब ये बताएं
कि ये जो सारा केस अब सामने आ रहा है, इसमें जिस तरह से कहा जा रहा है कि जी ये तो एलडीए से लिया ही नहीं, प्राइवेट पर्सन से लिया, तो इसके तो फिर सारे इनके पास डॉक्यूमेंट्स तो होंगे, किस तरह उसको पेमेंट की गई, किस तरह उस शख्स को गई, ये मुख्तारे आम ही चलता रहा है और यही सब कुछ होता रहा, क्योंकि जो बातें ग्राउंड्स में बताई गई हैं उसमें तो लगता है कि ट्रांसफ़र करवाने पे उन सारे प्लॉट्स को इकट्ठा करवाना, गलियां सड़कें बीच में शामिल करना, ये सारा कुछ ही यानी ऐसे हो रहा है कि मतलब रियासत या कानून वो कहीं कुछ नहीं है, हर सतह पर वो डॉक्टर साहब के बाद मैं आपको समरी के वो 2 लाइनें भी पढ़ दूंगा जो सीएम साहब ने समरी जो केस है वो ये है कि जब ये जो जोहर टाउन स्कीम बन रही थी उस वक़्त मीर शकीलुर रहमान साहब के पास मुख्तलिफ जगहों पर जगहें थी। अच्छा, अब उन्होंने एक खसरे पे उसका पावर ऑफ अटॉर्नी दिया उन लोगों से जिनको वो जानते भी नहीं थे, और 55 कनाल 5 मरले का एक कंपोजिट ब्लॉक जो है वो अप्रूव करवाया उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ से। अच्छा, ये वो जगह थी इनके वहाँ पर कोई ऐसा स्वाबदीदी कोटा नहीं है। ये जब बन रही थी तो इसमें 1 मिनट खड़ा, ये जो सारी ज़मीन थी, ये जो 55 प्लॉट थे, ये बैलेट के ज़रिए से तकसीम होने थे, लोगों ने अप्लाई किए हुए थे। अच्छा। इन्होंने सीएम के साथ मिलकर वो 55 कनाल ज़मीन जो है वो अपने नाम एक कंपोजिट ब्लॉक के तौर पर अलॉट करवा ली, जो कि इलीगल थी। और वंस ये एक दफ़ा उसमें लिखा गया समरी में कि ये सिर्फ एक दफ़ा की प्रेसिडेंट है, इसके जो समरी फॉर चीफ मिनिस्टर लिखा है उसमें लिखा है दिस प्रपोजल मे बी ट्रीटेड एज अ स्पेशल केस नॉट टू बी कोटेड एज प्रेसिडेंट, यानी स्पेशल केस है, स्पेशल बंदों के लिए स्पेशल केस। अच्छा, और किसी और को आगे नवाज शरीफ का रोल क्या आ रहा है? 55 की शख्स को जा सकती है। सबमिटेड फॉर इंफॉर्मेशन and orders of the chief minister / chairman LDA, the then chairman LDA and CM जो है वो नवाज शरीफ थे, और ये मोहम्मद फैज रसूल जो डायरेक्टर जनरल LDA हैं, तो इसमें तो नवाज शरीफ के खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। चीफ मिनिस्टर को जो समरी पुट अप हो रही है उसके अंदर ये इबारत का मैंने रेलेवेंट जो मोस्ट रेलेवेंट पोर्शन है वो पढ़ा है। अच्छा। जो खुद बता रहा है कि ये गैर कानूनी काम है और उसको खुद वो डर रहे हैं कि भाई इसको प्रेसिडेंट के लिए इसको मिसाल ना कहीं बनाएं। अच्छा। क्योंकि आप जब गलत काम कर रहे हैं एक बंदे के लिए तो आगे आप बैरियर कैसे लगा सकते हैं? तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में मौजूद है। बिल्कुल ठीक है, इसी के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। आईन कहता है कि किसी के लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं बन सकता। और सवाबदीद जो है कि इसमें 1994 में 1994 में उस वक्त एक MP थे आफ्ताब अहमद खान। अच्छा। उन्होंने एक सवाल उठाया पंजाब असम्बली के अंदर कि जनाब के क्या ये सच है कि वज़ीर आला नवाज शरीफ ने रूल्स को रिलैक्स करके LDA की कीमती ज़मीन मीर शकीलुर रहमान की फेवर में अलॉट की है? उस पर उस वक़्त के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे उन्होंने जवाब दिया जी हाँ ये बिल्कुल ठीक है, एडमिट किया ये पंजाब असम्बली के रिकॉर्ड का हिस्सा है। अच्छा। कि एक वर्दी MPA जो है जिसका नाम है आफ्ताब अहमद खान, वो ये पूछ रहा है 1994 में कि जनाब मीर शकीलुर रहमान को वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ ने LDA की 54 कनाल अराजी जो है वो उसको खुसूसी फेवर के तौर पर रूल को रिलैक्स करके रूल्स के बरक्स दी है। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब जवाब देते हैं जो कि PMLN के हैं, वो जवाब देते हैं जी बिल्कुल ये ठीक है। तो इससे तो आपको चीजें बिल्कुल तो वो कह रहे हैं मैंने LDA से ली ही नहीं, जबकि वो वहां एडमिट हो रहा है कि LDA की जगह है। अब ये कह रहे हैं कि जी अब ये कह रहे हैं कि ये एक प्राइवेट डील है, एक प्राइवेट सीएम कैसे दे सकता है? साहब प्राइवेट डील है कि एक प्राइवेट बिजनेसमैन एक प्राइवेट आदमी से जगह खरीद रहा है, उसमें ये रूल्स रिलैक्स करने वाली बात कहाँ से आ गई? उसमें सीएम का ऑफिस यूज हो रहा है, LDA यूज हो रहा है, LDA का ऑफिस यूज हो रहा है, सीएम रूल्स को रिलैक्स कर रहा है कि ये जमीन जो है खुसूसी तौर पर शकीलुर रहमान साहब को दी जाए। ये जो 1954 का 1994 का मैं बता रहा हूँ जिसमें रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा कि हाँ ये बिल्कुल है, आफ्ताब अहमद खान जो है आप उनसे पूछ लें, असम्बली के रिकॉर्ड का ये हिस्सा है, ये कोई मैं ऐसे नहीं बात कर रहा। तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। किस तरह से मीर शकीलुर रहमान को 54 कनाल अराजी जो है
उसको गिफ्ट करने में, तोहफे में देने में किस तरह से रूल्स की धज्जियाँ उड़ाई गई, किस तरह से रूल्स को बलाए ताक रखा गया। मीर शकीलुर रहमान को नवाजा गया, नवाजने वाले नवाज शरीफ थे, उस वक़्त के वज़ीर आला थे, चेयरमैन LDA थे, उन्होंने मीर शकीलुर रहमान को नवाजा। और यहाँ पर कहा जा रहा है ये प्राइवेट डील थी और प्राइवेट लैंड थी और प्राइवेट डील थी। एतजाज हसन साहब का यहीं पे सारा केस ख़त्म हो जाता है, यहीं पे सारा केस खत्म हो जाता है। और काम किया। अब आगे सुन लें, आपके पास आगे सुन लें, आगे सुन लें, आगे सुन लें, कारोबारी आगे सुन लें, आगे सुन लें। ब्रेक का वक्त है। इससे एक चीज, इत्तेजाज हसन साहब कह रहे हैं ये एक कारोबारी डील थी। मीर शकीलुर रहमान एक कारोबारी आदमी है और उसकी एक कारोबारी डील थी, इसको एज कारोबारी डील लिया जाए। आप अंदाजा लगाएं कि जंग और जिये, ये आपके सामने जंग पड़ा हुआ है, इसमें लीड लगी हुई है कि आज़ादी सहाफत पर हमला। हाँ जी, वकील कह रहा है ये प्राइवेट डील थी, ये कारोबारी डील थी, ये एक ज़मीन खरीदी जा रही थी और जंग लिख रहा है ये हमला। और डील क्या थी कि वज़ीर आला के साथ मिलकर 54 कनाल ज़मीन जो थी उसको हड़प किया गया, जिसकी आज की मालियत कई 100 अरब रुपए, कई 100 नहीं कई अरब तो कह सकते हैं, मतलब उसमें 54 कनाल नहर के ऊपर है, तो इससे वहाँ पर उस पर वहाँ पर 10 करोड़ रुपए की एक कनाल का घर है, प्राइम लोकेशन है और बरलब नहर है, तो फ्रंट उसका फेसिंग है चूंकि, तो जारी बात है बहुत इतना बड़ा तो एक कनाल भी 10 करोड़ नहीं 20-25 करोड़ का। हाँ, तो हो सकता है तो पीछे ओवरऑल 8-10 अरब तो 8-10 अरब कम से से कम बन सकती है इस हवाले से, कोई थोड़ी रकम है। तो बहरहाल फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि मीर साहब अभी आपके पास मैं आपको एक और खबर दे दूं, खैल साहब, माफी मांग खैल साहब ले, एक और बात, लाइव उनको नोटिस भेज रहे हैं। खैल साहब एक और बड़ी अहम बात, बड़ी अहम बात हैं और आपको पता है बड़ी अहम बात मैं आपको कर दूं, मैं आपको एक बड़ी अहम अपने बाप के अमालनामों में ना गई। मीर शकीलुर रहमान के चंद करीबी हवारी, उनके जो बहुत बड़ी बड़ी सैलरी लेने वाले जो एंकर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी आज़ादी हमला। यकीन जानिए आज जंग जियो ग्रुप ने पूरा जोर लगा लिया है कि अपने वर्कर्स को कहेंगे बाहर निकल के हड़ताल करें। जिनको 3 महीने की सैलरी नहीं मिली उन्होंने इनकार कर दिया आज बाहर निकलने से। ये मैं आज की खबर दे रहा हूं। पहले भी यही करते हैं, हम पहले क्या करते थे कि जब भी इनके ऊपर कड़ा वक्त आता है ये साफियों को निकाल के आजादी सहाफत को। अच्छा, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मिलेंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से बड़े इक़दाम का ऐलान किया गया है। 5 अप्रैल तक स्कूल और तालीमी इदारे बंद करने का कह दिया है हुकूमत ने। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। कोरोना वायरस के हवाले से एक हंगामी इजलास हुआ कौमी सलामती कमेटी का और उसमें हम फैसले किए गए हैं। अब से कुछ ही देर पहले खबर आई है कि 5 अप्रैल तक तमाम तालीमी इदारे बंद करने का कह दिया है। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। आप ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर कि जो अवामी इज्तिमात की जगह हैं उनमें एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही भी कहा जा रहा है कि मोहतात रहने की बात है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का करम है कि अब तक ये वबा कंट्रोल में है पाकिस्तान में। लेकिन पहला केस ऐसा सामने आ गया है जो पाकिस्तान में ही ट्रांसफ़र हुआ एक शख्स जो इस्लामाबाद से कराची गए, उनमें इस वायरस की तस्दीक हुई है और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मुल्क से बाहर नहीं गए। इससे पहले कहा गया था जितने भी केस सामने आए वो कोई ईरान से आया, कोई इटली से, यानी उन ममालिक से आए जहाँ पर कोरोना वायरस फैला हुआ था और फिर वो वहाँ से कैरी करते हुए जरासीम यहाँ पाकिस्तान में आए। लेकिन दूसरी हौसला अफजा खबर एक तरफ ये है कि जितने भी लोगों में इसकी तस्दीक हुई है उनमें या तो सेहतयाब हो गए हैं वो लोग या उनकी हालत ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। तो फिर भी इंतजामात बड़ी तेज़ी से करने की ज़रूरत है ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके। बाबर डोगर साहब, ये जो अब हंगामी इजलास हुआ, आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है तालीमी इदारे 5 अप्रैल तक बंद रखने का? फिर कहा जा रहा है कि 27 मार्च को दोबारा इस चीज़ का जायज़ा लिया जाएगा, तब तक पता लग जाएगा कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकेगा। तब तक उसामा साहब आप देखिए कि जिस तरह से चाइना से स्टार्ट हुआ और इसने सारी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, सारी यूरोप और वो ममालिक जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, वो ममालिक इससे अपने आप को महफूज नहीं रख सके। तो पाकिस्तान के जो हस्पतालों की हालत है, जो हमारे पास रिसोर्सेज की हालत है, इससे
इस पर तो इससे पहले ही इमरजेंसी नाफिज हो जानी चाहिए थी और गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो इसको जो है इस पर बिल्कुल अलर्ट हो जाती। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान स्ट्रॉन्ग किस्म का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, जो कि अभी तक नज़र नहीं आ रहा। कल नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की आज मीटिंग हुई है और उसमें इज्तिमाआत पे पाबंदी लगा दी गई। PSL के मैचेस को महदूद कर दिया गया। जो बाहर के खिलाड़ी थे उनसे कह दिया गया, ऑप्शन दे दिया गया कि वो वापस जा सकते हैं। चलें, ये बर्बक डिसीजन है कि गैदरिंग जो है इनको मिनिमाइज़ किया जाए, कम से कम किया जाए, लेकिन कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाए। सिंध और मरकज़ का कोऑर्डिनेशन आइडियल किस्म का होना चाहिए। तो पंजाब का इल्ज़ाम लगा रही है कि जी विफाक हमसे ताबुन नहीं कर रहा, लेकिन अब मैंने देखा है कह रहे हैं कि वो जो एयरपोर्ट है उसके साथ एक जगह मुख्तस कर रहे हैं कि जहाँ पर एक बाकायदा वार्ड की शक्ल वो दे रहे हैं। जी, क्वारंटाइंस बना रहे हैं एयरपोर्ट्स पर ताकि जो भी पेशेंट, जो भी बाहर से लोग आएँ और अगर किसी में ये शक हो कि उसको ये किसी पेशेंट को कि उसको इस कोरोना वायरस है, तो शक हो तो आप उसको क्वारंटाइन में रख सकते हैं। 12-13 दिन के अंदर अंदर ये जो वायरस है ये जाहिर होना शुरू हो जाता है, इसकी अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो क्वारंटाइन जो है वो एक अलहदा जगह होती है जिसमें आइसोलेशन में पेशेंट को रखा जाता है और 14 दिन के अंदर अगर उसमें वो अलामात मुस्बत आ जाए तो पता चलता है कि ये कोरोना वायरस का पेशेंट है। अदरवाइज़ उसको नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। तो अच्छा। ये अब ये भी इल्ज़ाम आ रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ये इल्ज़ाम लगा रही थी कि एयरपोर्ट पर मुनासिब इंतजाम नहीं हैं, फेडरल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट नहीं कर रही, प्राइम मिनिस्टर कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। तो ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, ये उनकी जानों का मसला है। मेरा ख्याल है कि सियासत को अपनी एक जगह पर रखना चाहिए और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पर आकर इसे लड़ना चाहिए। अच्छा असद खरल साहब, अभी ये भी चल रही है ब्रेकिंग न्यूज़ कि 15 दिन के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि तमाम बॉर्डर्स बंद करने का फ़ैसला किया गया है। तो ये अब ये हंगामी इक़दाम हैं। 23 मार्च की जो तकरीबात हैं उनको भी मौखर करने का भी कहा जा रहा है और शायद वो 23 मार्च की तकरीबात हो ही ना। तो ये तमाम हंगामी इक़दाम हैं और ये भी बात एक खुशाइंद है कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात मानी है कि पाकिस्तान ने तसल्ली बख्श इक़दाम किए हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि आलमी इदारे जो हैं वो कभी पाकिस्तान को भी सराहें कुछ इक़दाम किए गए हैं। मैं समझता हूँ अल्लाह का ये फ़ज़ल है और अल्लाह का करम है उसामा साहब के हमारे मुल्क के अंदर ये वबा अभी ये कोरोना वायरस की नहीं फैली। और जो सूरत हाल आपको पता ही है, जो एग्जिस्टेंस हमारा एक सिस्टम है, जो हेल्थ का यहाँ पे सिस्टम है, जो हॉस्पिटल की हालत ज़ार है और जो हुकूमतों का आपस में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी और रहमत है। लेकिन दूसरी जानब उसामा साहब हमें ये भी देखना है कि चाइना जो दुनिया की एक इमर्जिंग सुपर पावर है और इकनॉमिक हवाले से अगर देखा जाए उसके जब ये क्राइसिस आया तो चाइना, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद बरतानिया, उसके बाद इटली, बड़े बड़े जो ताकतवर और तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं, जो दुनिया के ताकतवर सुपर पावर ममालिक हैं, कोरोना वायरस जो है उनकी कहते हैं ना जिस तरह एक हला के उनको रख दिया है। यानी बरतानिया ने 30 अरब पाउंड मुख्तस कर दिए, अमेरिका ने जिस तरीके से और फ्लाइटें बंद हो रही हैं, ट्रेड आपकी बंद हो रही है, इकॉनमी आपकी तबाह हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर जो इफेक्ट इसके आ रहे हैं, जो इस हवाले से दुनिया इक़दाम कर रही है, अरबों डॉलर अरबों पाउंड खर्च किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान कबल इसके कि ये फैल जाए। और इसमें मैं अप्रिशिएट करूंगा सिंध हुकूमत को, ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत ने, यानी 256 अगर लोग आए हैं तो उसमें गालबन 15 जो लोग हैं उनके मस्बत आए हैं, 236 लोग जो हैं उनके नेगेटिव आए हैं टेस्ट। और जिस तरह आपने कहा कि सेहतयाब भी हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। और ये हर एज ए मैन टू मैन हर एक पाकिस्तानी जो शहरी है उसका भी फ़र्ज है कि प्रिकॉशंस, जो भी प्रिकॉशनरी मेजर लिए जा सकते हैं। अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हुकूमत हर एक को मास्क दे देगी, हुकूमत कहेगी कि आप हर एक के टेस्ट करें, इस हवाले से जितने भी लोग बैरून मुल्क से आ रहे हैं और ज्यादातर मामला ये हो रहा है कि वो बच बचा के या किसी तरीके से वो नहीं टेस्ट करवाना चाहते, वो स्क्रीनिंग नहीं कराना चाहते। लेकिन उसका नुकसान क्या है
उसका नुकसान हमारे मुल्क को है, उनको उसका खुद भी है, नुकसान उस अगर बंदे को है, तशखीस हो जाएगी। उनकी फैमिली के लोगों को है, पूरे पाकिस्तान, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो एक इसका फैलाव जो है अगर ये आ गया तो उसको रोकना मुश्किल है। फौरी तौर पर इसका अगर सद्देबाब कर लिया कि जाए, मेरा ख्याल है बाद में जो इकदाम करने के बजाय हमें फौरी तौर पर तमाम जो हमारे जमीनी रास्ते हैं, सरहदें, हमारे समुद्री रास्ते, हमारी जो फिजाई जो है, हमारे एयरपोर्ट्स हैं, फ्लाइट्स बहुत सारे मालिक ने बंद कर दी हैं। पूरी दुनिया के अंदर देखें ये एक पूरा क्राइसिस है। इससे नबर्द-ए-ज़मा होने के लिए सबसे बेहतरीन एक ही तरीका है कि आप अवेयरनेस दें, और दूसरा ये है कि आप प्रिवेंटिव मेजर पहले से लें, इकदाम करें। जब ये फैल गया तो इसको कंट्रोल करना तो फिर किसी के बस की बात नहीं है। वो कंट्रोल करना तो चाइना, अमेरिका, बरतानिया जो है, इटली है, वो बेबस हो गए, वो इसके आगे हथियार डाल गए। वो जिस तरीके से एक वहाँ पे एक सूरत हाल पैदा हो गई है, तो पाकिस्तान की हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को, मरकजी हुकूमत को और आवाम को इस मामले से निपटने के लिए इंतहाई संजीदा होकर, यकसू होके, एक पेज पर सारे इख्तलाफात भुला के तमाम पार्टीज को ये एक एमरजेंसी नाफज करनी चाहिए इसके हवाले से, और बहुत ज्यादा एक हाइप क्रिएट करके खौफो हिरास की फिजा भी काम नहीं करनी चाहिए। अगर सिंध में बच्चों को स्कूलों की छुट्टियां दी हैं तो उन्होंने कहा कि हम एडजस्ट कर लेंगे। मेरा ख्याल है किसी की जान से ज्यादा कोई चीज कीमती नहीं है। अगर PSL के जो गैदरिंग पे अगर पाबंदी लगाई गई है, अगर 23 मार्च की तकरीब नहीं होती, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ये तकरीबात करके, अगर आप गैदरिंग करके पूरे मुल्क के अंदर एक ये वायरस अगर फैल गया, इस पे अरबों डॉलर, अरबों रुपए भी लगा लेंगे, खरबों भी, तो क्या इसके ऊपर हम कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं? क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं? क्या उसके लिए अरबों रुपए लगाने के बजाय अगर चंद करोड़ खर्च करके हम कुछ कर लें तो मेरा ख्याल है इससे बच सकते हैं। और अभी तक जिस तरह आपने कहा, WHO ने जो पाकिस्तान के ऊपर एक सेटिस्फेक्शन की है, जाहिर की है, मेरा ख्याल है ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है। और पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह पहले भी हम कह रहे थे कि मीडिया ने भी रिस्पॉन्सिबल इसमें अपना किरदार अदा किया है, एक हाइप क्रिएट नहीं की। वरना जिस तरह 2-4 दिन आपने देखा ना किस तरह मास्क की कीमतें ऊपर चलेगी। और आगे देख ले जफर मिर्जा साहब जो है, जफर मिर्जा साहब जो है, वो जो मशीर हेल्थ है, जो एडवाइजर, जो उनके ऊपर FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी है, और वो डॉक्टर्स ने एक तंजीम है, उन्होंने कहा है तो अब मामला ये है, ब्रेक का वक्त है, वो स्मगल कर रहे थे, उनके ऊपर इल्जाम है। अब इल्जाम है, FIA ने तहकीकात शुरू की है, तो देखते हैं। उन्होंने खुद कहा कि हर एक को मास्क की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो लोग इससे मुतासर हों उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से कुछ कंपनियां मुल्की ख़जाने को और अवाम को नुकसान पहुंचा रही हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे। अब पता चला। अब पता चला। बात करते हैं एक ऐसे घिनौने इक़दाम की जिससे मुल्की ख़जाने के साथ अवाम भी बुरी तरह से मुतासर हुई है, क्योंकि यह मामला है मुल्की ख़जाने का। हम आए रोज़ खबरें सुनते हैं कि हुकूमत सर जोड़कर टैक्स जमा करने और मुल्क का कर्जा उतारने में लगी हुई है। ये कर्जा क्यों पाकिस्तान पर चढ़ता जाता है? क्योंकि इस मुल्क में बिजनेस माफिया टैक्स चोरी करता है, जिसके नतीजे में इनडायरेक्ट टैक्सेशन की सूरत में आवाम पर बोझ लाद दिया जाता है और पूरे मुल्क का नुकसान होता है। लेकिन क्या इस सब की जिम्मेदार हुकूमत ही है? नहीं, इसकी जिम्मेदार है वो माफिया जो टैक्स चोरी करता है और सारा मुनाफा खुद रख लेता है। ऐसी ही एक कंपनी और इसके मालिक का जिक्र हमने अपने प्रोग्राम में पहले भी किया था, जिसका ताल्लुक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से है। आज हम इनके राज फाश करने जा रहे हैं। यह पहली कंपनी है ब्रेन चाइल्ड। ब्रेन चाइल्ड बड़ी सफाई से इदारों को चकमा देती है और टैक्स चोरी करती है। इसके अदाद शुमार भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन ये पूरा किस्सा है क्या, किस तरह ये धोखाधड़ी की जाती है, ये सब देखें इस रिपोर्ट में, फिर इस पर बात करते हैं। ये ब्रेन चाइल्ड कंपनी जिस ग्रुप ऑफ कंपनी से ताल्लुक़ रखती है, इस कंपनी का पूरी मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी में 27% का मार्केट शेयर है। ये इंडस्ट्री तकरीबन 50 अरब की है और इसका 27% बनता है 13 अरब 50 करोड़। अब एक कंपनी जो 13 अरब से जायद कमाती है, वो सिर्फ 54,000 का टैक्स दे।
क्या आम इंसानी फहम से ये समझ नहीं आता कि ये रियासत पाकिस्तान से धोखा है और मुल्की खजाने से खिलवाड़ किया जा रहा है? 54,000 से जायद तो एक नौकरी पेशा शख्स जो 85,000 के करीब कमाता है वो टैक्स देता है। तो क्या ये कंपनी जो 13 अरब से जायद सालाना कमाती है, क्या 54,000 टैक्स का कोई जवाब बनता है? इस बारे में हम बात करते हैं असद करल साहब और बाबर डोगर साहब से। करल साहब, क्या ये चीज़ें, ये बड़ी बुनियादी चीज़ है जो हमने आज डिस्कस की है कि आप 13.5 अरब रुपया एक कंपनी ले रही है, उसके पास बिजनेस है और वो 54,000 रुपये टैक्स दे रही हो, क्या ये चीज़ें इदारों को समझ नहीं आती, उनको नहीं पता चलता? देखिए, इदारों को समझ आती हैं या नहीं आती, लेकिन अब आ जाएंगी क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत सारा काम कर लिया है। अच्छा। और उसामा साहब, मैं ये बता दूं, अब रातों की इन कंपनी वालों की नींदें हराम होने वाली हैं, क्योंकि मैंने क्रेडिट नोट्स जो है ना आपने जो लिए हैं, जो आपने 20% और 25% जो क्रेडिट नोट्स लिए हैं मुख्तलिफ इदारों से, वो मैंने जमा करने शुरू कर दिए। कुछ इदारों से मैंने हासिल कर लिए हैं, कुछ इदारे मुझे खुद रब्ता करके वो चीज़ें फराहम कर रहे हैं। ये कंपनी का वारदात क्या है? ये इदारे में जाती है, मीडिया हाउस में, कहती है जी हम इतना टाइम जो है ना वो आपको ऐड देना चाहते हैं और उसके लिए हमें क्रेडिट नोट दिया जाए। क्रेडिट नोट मतलब कि अगर 10 लाख का आपने ये उतना टाइम जो है वो टाइम जो है ना उसकी बुनियाद पे क्रेडिट नोट ले लेते। अब ये जो क्रेडिट नोट होता है बेसिकली इसका हिसाब किताब जो है वो किसी खाते में नहीं आता। आप तो लिजिटिमेट बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, वो लिजिटिमेट शेयर की बात कर रहे हैं, ये तो गोरख धंधा और ही है। यानी आप शो ही नहीं करेंगे ना कि यानी जितना आपने क्रेडिट नोट लिया, इधर से पैसा आया और उधर पैसा दे दिया, जो पैसा आपने फुल देना है, फुल पैसा लेना है, आगे फुल पैसा देना है, उसमें से जो फुल पैसे से जो क्रेडिट नोट आपने लिए उतना आपने रख लेना अपनी जेब में। कागजों में आप पूरा पैसा दे रहे हैं अच्छा उस इदारे को, और जो क्रेडिट नोट है वो बिटवीन है उस जो इदारा इश्तहार चलाता है वो उसके और इस कंपनी के जो है जो जिम्मेदारान है पाकिस्तान के अंदर, जिनकी माशाल्लाह ये जो अरबों करोड़ों रुपए का जो चूना लगा रहे हैं, ये तरीका वारदात वो कंपनी वालों को भी पता चल रहा है और वो कंपनियां जो हैं उनकी रिप्यूट बहुत अच्छी है। सामा साहब, वो ये गलत काम का सोच भी नहीं सकते। उनको जब पता चलेगा कि ये वारदात हुई है तो दूसरी बात जो इनके क्लाइंट है, जो इन क्लाइंटों के साथ हाथ किया जा रहा है, वो अपनी जगह पे सीख पा रहे हैं। हमारा जो प्रोग्राम है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से हमें उसामा साहब इतना फीडबैक आया है और जो ये इस तरह की चीजें हैं जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके बारे में लोग हमें इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं और जहां जहां वो लोग जा रहे हैं, जिनसे वो मशवरे कर रहे हैं, जिनको वो कह रहे हैं, मुझसे भी लोग पूछ रहे हैं, जिनको वो कह रहे हैं कि जनाब हमारा साथ दे, मैं उनको वार्न कर रहा हूं, अगर आप किसी चोर डाकू का टैक्स चोर का साथ देंगे तो जो साथ देने वाले जिनके पास वो मिल रहे हैं वो भी आने उनका मुआशवा भी होगा। अच्छा बाबर साहब, ये बताएं कि जो इस तरह की कंपनियां आजाद बनी हुई हैं मुल्की खजाने पर, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उसामा साहब, मैं तो हैरान हूँ कि किस तरह से 2018-19 में इस कंपनी ने 11 लाख रुपया टैक्स अदा किया, जबकि उससे पहले 52,000 रुपया फिक्स टैक्स दे रही थी। 52,000 रुपया सालाना फिक्स टैक्स वो कंपनी दे रही है जिसका 13.5 अरब रुपए का सालाना का बिजनेस है। यानी कि आप और मैं जो सैलरियाँ ले रहे हैं उससे भी कम ये कंपनी जो है ये टैक्स दे रही है और डायरेक्ट ये आवाम को भी चूना लगा रही है, हुकूमत को भी चूना लगा रही है और अपने क्लाइंट्स को भी चूना लगा रही है। तो इस तरह की कंपनियों को, इस तरह के गंदे अंडों को, इस तरह की ब्लैक शीप्स जो हैं, इनको ब्लैक लिस्ट होना चाहिए। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट जो है मिसाल बने दूसरों के लिए, सब मिसाल बने। मेरा मतलब है कि आप अरबों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं और आप टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसी गवर्नमेंट जो कह रही कि हम रेवेन्यू कलेक्शन जो है उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, उसके नाक के नीचे अगर इस तरह की कंपनियां काम कर रही हैं तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा सर, टाइम बहुत कम है। खरल साहब, आखिरी सवाल आपसे कि अगर इन कंपनियों से टैक्स ले लिया जाए, ऐसी कंपनियां टैक्स देना शुरू कर दें तो आम आवाम पर कितना बोझ कम हो सकता है? जाहिर बात है कि ये कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, समुद्र बनता है, और अगर कतरा कतरा वही निकाल दे तो रेगिस्तान बनता है। ये रेवेन्यू आपके हदाफ जो है टैक्स कलेक्शन के क्यों पूरे? ऐसे बड़े बड़े चोर हैं, एक रिफंड ले लेते हैं, दूसरा 54,000 अगर 13 अरब वाला भी बंदा टैक्स देगा तो फिर खाक टैक्स कलेक्शन होगी तो पाकिस्तान का, हुकूमत का, खजाने का भी नुकसान है, अवाम के ऊपर भी। देखिए, जब ये टारगेट पूरे नहीं होते
ऐसे लोग जिनके ऊपर लायबल टैक्स होता है वो चोरी करते हैं मुख्तलिफ हिलो बानों से, तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? वो आवाम के ऊपर टैक्सेशन होगा, ज्यादा बोझ डाला जाएगा, परसेंटेज बढ़ाई जाएगी जिस तरह बिलों में होता है। तो जिस तरह कमर ज़मान चौधरी चेयरमैन नायब साबक थे, उनके बेटे की सर्कल कंपनी थी, वो पहले 2-2.25 लाख पे थी, जब वो चेयरमैन बने अपने इन्फ्लुएंस की वजह से वो करोड़ों रुपए का बिजनेस कमाया, बाद में ब्लैक लिस्ट हो गई। बहुत तो ये इस तरीके से ये सारा गोरख धंधा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया असद करल साहब, बाबर डोगर साहब आपका। अब ये कंपनी है ब्रेन चाइल्ड एडवर्टाइजिंग, इसके साल 2018 के टैक्स रिटर्न में आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने मुनाफे की बजाय नुकसान दिखाया, जबकि 2019 का टैक्स रिटर्न देखें, अचानक से इस कंपनी ने इतना सारा मुनाफा कमा लिया। इस नफा नुकसान के फर्क से साफ जाहिर होता है कि कंपनी ने गलत टैक्स रिटर्न जमा करवाए हैं और इसमें घपला किया है, जिससे यह भी साफ जाहिर होता है कि इस कंपनी और ग्रुप ने मुल्की खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचाया और न सिर्फ मुल्क को बल्कि पूरी कौम को ही इस नुकसान का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस तरह की कंपनीज ही हैं जो टैक्स चोरी करती हैं और बोझ अवाम पर पड़ता है। अवाम को महंगाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि हुकूमत भी मजबूर हो जाती है कि निज़ाम तो चलाना है, चाहे अवाम की सहूलियात के लिए मुख्तस किए गए पैसे हों या इनकी बुनियादी ज़रूरियात जैसे कि सेहत, पानी, तालीम। इन तमाम बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी के पीछे छुपे घिनौने मुहर्रिकात हैं ये तमाम टैक्स चोर कंपनियां जो अवाम की इस अबतर हालत की जिम्मेदार हैं और मुल्की खजाने की चोरी जैसे नाकाबिल तलाफी जुर्म की भी मुर्तकिब हैं। इस ग्रुप ऑफ कंपनीज की और भी कंपनीज हैं जो टैक्स के घपले करती हैं, मुख्तलिफ हथकंडे अपनाकर टैक्स चोरी की जाती है, जो मुल्की इदारों को भी धोखा है और मुल्क से भी बेईमानी और मुल्की खजाने से चोरी के मुतरादिफ भी। कई कंपनीज तो टैक्स रिटर्न ही नहीं जमा करवाती, टैक्स देना तो दूर की बात, रिटर्न भी जमा नहीं होते और मुल्क के टैक्स का पैसा चोरी करके अपने जाती खजाने भरे जाते हैं। एक एक करके हम आपको तमाम कंपनीज की चोरियों के बारे में बताएंगे, तमाम राज फाश करेंगे। बस थोड़ा सा इंतजार, प्रोग्राम की अगली कड़ी का इंतजार करें, जल्द हम आपको सबूतों के साथ बताएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।